Good morning, students. Now discuss the common health problems और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक्स है वो है प्रेशर अल्सर्स। और प्रेशर अल्सर के अंदर देखते हैं क्या है। ए प्रेशर अल्सर आल्सो नाउन एज बेड सोर और प्रेशर शोर्स भी कह सकते हैं इसको, इज ए लीजन caused by unrelieved external pressure resulting from occlusions of the blood flow, tissue ischemia and cell death। यानी कि बेड सोर्स कहें या फिर इसको प्रेशर अल्सर कहें या प्रेशर सोर्स कहें तो एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है, ये अपने जो सेल्स और टिश्यू पर जो प्रेशर्स लगता है, अकल्सन्स ऑफ द ब्लड फ्लो है उसकी वजह से होता है। उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसकी टिश्यू इस्कीमिया हो सकता है और सेल डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है प्रेशर अल्सर आर ऑफ्टन रिव्यूड बाई ए कॉम्प्लिकेशन एंड एक्यूट और क्रोनिक इलनेस। यानी कि ये क्रोनिक हो सकता है और एक्यूट हो सकता है। द ब्लड पीपुल हैव एज्ड स्किन एंड ड्यू टू एक्सपोजर टू द सन्स द स्किन wrinkles, एपिडर्मिस थिन्स, ब्लड वेसल्स रेडिस और डर्मल एपिडर्मल और रिजिड प्लेट्स एंड द स्किन appear thin and wrinkles. The age related changes may lead to ulceration। यानी कि इसके अंदर है कहने का मतलब कि जो स्किन्स की जो व्रिंकल्स हैं, छाया वगैरह पड़ सकती है, या एपिडर्मिस है वो थिन हो सकती है, या ब्लड वेसल्स है वो रिड्यूस्ड हो सकती है, या फिर अपीयरेंस ऑफ स्किन्स है वो चेंजेज हो सकते हैं। बाद में अपन बात करते हैं देर आर 4 स्टेजेज ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। यानी प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट होता है वो मुख्यतः 4 स्टेज के अंदर होता है। उसमें स्टेज फर्स्ट है और स्टेज फर्स्ट में है अल्सर आर करेक्टराइज्ड बाय नॉन ब्लेंचिंग इरिथमा ऑफ कॉन्टैक्ट स्किन्स। यानी कि ये स्टेज फर्स्ट होती है और इसके अंदर ज़्यादा कोई करेक्टर्स नहीं होते हैं और स्किन है वो इरिथमा कॉन्टैक्ट के रहती है, कनेक्ट रहती है। अब स्टेज सेकंड है अल्सर आर पार्शियल लीजन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू द एपिडर्मिस एंड ड्रेमेस। इसके कारण क्या हो सकता है, स्टेज सेकंड में अल्सर है वो पार्शियल लीजन्स हो सकते हैं और ये एक्सटेंडिंग हो सकती है कहाँ तक, एपिडर्मिस और डर्मिस पार्ट तक। बाद में बात करते हैं स्टेज थर्ड की, अल्सर आर डिफाइंड एज द फुल थिकनेस स्किन लॉस। यानी इसके अंदर स्किन लॉस होता है और फुल थिकनेस आ जाती है। अब स्टेज फोर्थ की बात करते हैं तो स्टेज फोर्थ में क्या होता है, तो इसके अंदर है करेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज विच एक्सटेंड टू द मसल्स, बोन और अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये स्टेज फोर्थ में एक्सटेंड हो जाती है कहाँ तक, मसल्स में, बोन्स में और अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ तक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी टच करने लग जाते हैं बेड सोर्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी केयर करनी चाहिए और क्या क्या इनके अंदर इंटरवेंशन होने चाहिए वो अपन नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू देखते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फिजिकल इमोबिलाइजेशन। यानी कि स्किन है वो इंटीग्रेटेड हो जाती है किसके कारण, जो फिजिकल इमोबिलाइजेशन है, अपन चल फिर नहीं सकते, बेड के एक ही ओर स्थित रहते हैं, बेड हमारे कांटेक्ट में रहता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है।
इसके अंदर अपने को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, प्रिवेंट टिश्यू ब्रेक डाउन्स, और जो टिश्यू टूट रहे हैं, जो टिश्यू नष्ट हो रहे हैं, उसको अपने को बचाना है। एक्सेप्टेड आउटकम्स, द पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम टिश्यू ब्रेक डाउन्स करना चाहिए और रिमेन फ्री फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू अल्सर्स। नेक्स्ट इसके इंटरवेंशन एंड रेशनलेस क्या क्या होने चाहिए, तो इंटरवेंशन के अंदर है असेस एंड मॉनिटर, असेस एंड मॉनिटर प्रेशर एरियाज ऑफ मेजरिंग लेंथ विड्थ डेप्थ टू गोज प्रोग्रेशन इन दीज एरियाज। इसके अंदर आपको असेस करना है, मोनिटर्स करना है, क्या कि मेजरमेंट करना है कि आपके जो लीजन पेशेंट के लीजन्स हो रखा है वो लीजन कितना चौड़ा है, कितना लंबा है और कितना गहरा है, इसके बारे में। नेक्स्ट सेकंड है इवालुएट द हेड टू द बेड इनफ और कंफर्ट एंड टर्न द पेशेंट एवरी 2 hours, lift the patient when turning to prevent the friction and relieve pressures, यानी कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद पेशेंट की जो स्थिति है उसको चेंज करना चाहिए, उसकी साइड्स को चेंज करना चाहिए और चेंज करते समय पेशेंट के कहीं फ्रिक्शन नहीं हो और रिलीव प्रेशर्स हो, प्रेशर्स पर आपको ज़्यादा उस पर रगड़ नहीं लगनी चाहिए जिसकी वजह से स्किन कहीं मान लो कि दोबारा दूसरी जगह प्रेशर अल्सर हो जाए, तो इसके कारण वो ध्यान में रखना है। थर्ड है कि कीप द पेशेंट्स स्किन क्लीन एंड ड्राई, यानी कि पेशेंट की स्किन है वो क्लीन रखनी है और ड्राई यानी कि सूखी रखनी है। फोर्थ है पैलेस पिलो बिटवीन द प्रेशर एरियाज टू प्रिवेंट प्रेशर एंड फ्रिक्शंस, यानी जहाँ पर प्रेशर हो रखा है उसको बेड के कॉन्टेक्ट से आपको दूर रखना है। नेक्स्ट है यूज अल्टरनेटिव प्रेशर मैट्रेस फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट और मैट्रेस एंड हील एंड एल्बो ग्रेड टू रिड्यूस प्रेशर बोनी प्रोमिनेंट्स, यानी कि जहाँ पर मान लो एल्बो है, हील्स है, इनको क्या करना है, थोड़ा प्रोमिनेंट्स करना है, उठा के रखना है। नेक्स्ट है टीच एक्टिव एंड परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ ए मोशंस एक्सरसाइज टू ऑल एक्सट्रीमली एवरी 4 hours टू प्रमोट मूवमेंट एंड डिक्रीज कॉन्टैक्ट प्रेशर्स, यानी कि अगर पेशेंट खुद है वो साइड्स को चेंज कर सकता है तो अपने को ये बात उनको टीच करना है, सिखाना है कि आपको प्रत्येक 4 घंटे के बाद अपनी खुद की साइड है वो चेंज कर लेनी है, जिसके कारण आपके अल्सर नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं सेकंड अपन नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस में है अल्टर्ड न्यूट्रिशंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हीलिंग वाउंड्स, यानी कि इसके अंदर है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल्स था वो अल्टर्ड हो गया है और उसको एक अच्छे पेशेंट को जो अल्सर ट्रीट करने में, घाव को ठीक करने में जिस तरह का अपने को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देना है। तो इसके अंदर नर्सिंग प्रायोरिटीज़ के अंदर है मेंटेन वेट और प्रमोट द वेट गेन कंसिस्ट विथ द पेशेंट्स एज एंड हाइट्स, यानी कि आपको क्या करना है, पेशेंट का वेट है उसको मेंटेन रखना है, उसके अंदर उनका बढ़ावा होना चाहिए, वो भी किसके अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज और हाइट के अकॉर्डिंग। एक्सेप्ट आउटकम्स, इसको छोड़ करके द पेशेंट मेंटेन द वेट और रेज विथ कंसिस्ट विथ हिज एज एंड हाइट्स और पार्टिसिपेट इन मील प्लानिंग्स, और आपको भोजन के अंदर भी जो भोजन है उसकी प्लानिंग्स किस तरह का है, किस तरह का वो भोजन लेता है, कौन कौन से समय लेता है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसके बाद में उनको बताना है कि इस तरह का आपको वो न्यूट्रिएंट लेने चाहिए ताकि है वो आपका वेट है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन इंटरवेंशन एंड रेशनल्स की, इंटरवेंशन एंड रेशनल, इसके अंदर है वेट द पेशेंट डेली एज सेम स्केल्स
at the same time to ensure the accurate measurement and monitor document intake and outputs। यानी कि पेशेंट का जो वेट है वो डेली चेक करना है सेम समय पर, सेम टाइम पर और सेम कंडीशन के अंदर। इसके अलावा अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है इनटेक और आउटपुट्स का, यानी उसने कौन कौन से फ्लूइड्स लिए, कौन कौन सा भोजन लिया और उसका कितना आउटपुट था, वो सारा का सारा आपको चेक करना है। इसके अलावा असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू च्यू एंड स्वेलो फूड एंड असिस्ट विद द फीडिंग्स as necessary to determine the appropriate diets, promote the nutritional intake। यानी कि पेशेंट्स की आपको असेस करना है कि किस तरह से तो वो भोजन को चबाता है या किस तरह से उनको स्वेलो करता है, निगलता है, और कौन कौन सी उनको फीडिंग्स नेसेसरी है, और अगर जो नेसेसरी है तो उनके लिए आपको उनको प्रमोट करना है, उनको बताना है कि ये भोजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है increase the patient to eat frequent small meals and snacks to ensure adequate nutrition intake। यानी कि आपको इंक्रेज करना है, पेशेंट को बढ़ावा देना है कि पेशेंट है वो भोजन को फ्रीक्वेंटली, यानी कि थोड़ा थोड़ा समय के गैप से करता रहे और थोड़ा भोजन खाए एक समय में। और इसके साथ साथ में ये भी आपको चेक करना है उसके अंदर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है तो उनको सलाह दो। नेक्स्ट है एजुकेट द पेशेंट्स हाउ टू सेलेक्ट हाई प्रोटीन्स हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स सच एज एग्स, मीट्स, पोटैटोज एंड पास्ता बिकॉज मेटाबॉलिज्म नीड्स इंक्रीज ग्रेटली इन पेशेंट हैज़ ओपन बाउंड। यानी कि पेशेंट्स को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट को बताना है कि आपको हाई प्रोटीन्स जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो भोजन आपको करना है। सच एज जैसे बता रखा है अंडे है, मांस है, पोटैटो है, ये सारे के सारे आपको लेने। नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड है, उसके अंदर है एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेशर अल्सर्स। यानी कि पेशेंट के इसके अंदर आपने डायग्नोसिस किया कि पेशेंट के क्या हो रखा है, पेन हो रहा है, और पेन हो रहा है तो आपको उनको क्या करना है, उस पेन को रिलीव करने के लिए आपको नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या देनी है वो देखना है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर आपको यही करना है कि कंट्रोल पेन एंड प्रमोट द पेशेंट कंफर्ट। यानी क्या करना है, आपको पेशेंट्स का पेन को कंट्रोल करना है और ऐसा आपको करना है कि पेशेंट है वो कंफर्ट महसूस करे, आरामदायक महसूस करे। एक्सेप्टेड आउटकम्स जैसे पेशेंट विल रेट पेन लेस देन 3 स्केल ऑफ 0 to 10। यानी कि पेशेंट को 3 जो स्केल होती है 0 से 10 तक, उस पर उनका रैंक है वो 3rd होना चाहिए। रिलैक्स्ड बॉडी पोजिशनिंग और पार्टिसिपेट इन केयर्स, और उनकी केयर करने में पार्टिसिपेट्स आपको करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं आगे इंटरवेंशन एंड रेशनलाइज की। इंटरवेंशन एंड रेशनलाइज इसके अंदर है असेस फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेन सच एज फेशियल ग्रेमिसिंग, ग्रेडिंग एंड इंक्रीज द हार्ट रेट्स, यूज ए एलोंग पेन स्केल सच एज 0 to 10 स्केल टू रेट द पेशेंट्स पेन। यानी कि आपको पेशेंट की जो कंडीशन है उसको असेस करना है कि जैसे ही मान लो पेन ज़्यादा होगा हार्ट रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसका चेहरा है वो देखकर बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को क्या हो रखा है, पेन हो रहा है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द पेशेंट टू शेड्यूल रेस्ट पीरियड्स बिकॉज फटीग्स डिक्रीज पेन टॉलरेंस एंड मे एक्चुअली इंक्रीज द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ पेन। यानी कि आपको इंक्रेज करना है पेशेंट्स के को जो शेड्यूल्स है उसके अंदर रेस्ट के लिए, और रेस्ट वो करे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण उसको फटीग है वो कम होगी और पेन की टॉलरेंस है वो भी घट जाएगी। अब है रिपोजिशन एंड टर्न ऑफ द पेशेंट एवरी 2 hours टू प्रमोट द पेशेंट कंफर्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए इमोबिलिटी। यानी कि आपको उसकी पोजीशन है वो लगातार चेंज करते रहने हैं 2 घंटे के बाद में, जिससे क्या है कि जो प्रेशर अल्सर हो रखा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और उसकी वजह से उसको पेन होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है
यूज नॉन फार्मेकोलॉजिक मेथड्स ऑफ पेन रिलीफ के लिए आपको क्या करना है, जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स है उसका यूज करना है, जैसे सच एज गाइडेंस है, इमेजरी, मैसेज, मेडिटेशंस, रिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड डायरेक्शन टेक्निक्स। यानी कि इसमें कई तरह के, जैसे मान लो कि होते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स में अपन उस पेशेंट का ध्यान बटा सकते हैं कि इधर उधर की बातों में लगा करके, या उनको फिल्म दिखा करके, कोई गेम दिखा करके, जिससे व्यक्ति है वो कम पेन महसूस करेगा। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। यानी कि इसमें रिस्क रहती है पेशेंट के इन्फेक्शन होने की, और उस इन्फेक्शन को आपको क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, प्रमोट द बाउंड हीलिंग्स। अपने को ये कोशिश करनी है कि जो बाउंड हुआ है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। अगर जल्दी से जल्दी क्योर होगा तो क्या करेंगे, उसके अंदर है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। अब नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या क्या है उसकी, तो नर्सिंग के अंदर क्या क्या है वो देखिए। इंटरवेंशन एंड रेशनलेज। इंटरवेंशन एंड रेशनलेज के अंदर है ऑब्जर्व द पेशेंट वाउंड एंड सराउंडिंग टिश्यू ऑफ फॉर इंक्रीज द स्वेलिंग्स एंड रेडनेस एंड इंक्रीज द प्यूरुलेंट्स ड्रेनेज विच में इंडिकेट बाउंड इन्फेक्शन। यानी कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वाउंड को देखना है। अगर वाउंड के आसपास आपको ऐसा दिखाई दे कि स्वेलिंग्स हो रखी है, या रेडनेस है, या उसके प्यूरुलेंट ड्रेनेज हो रखा है, तो ये चांसेस होते हैं कि उनके इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड है मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्स। यानी प्रत्येक 4 घंटे के बाद में उसके आपको क्या करने हैं, जो मान लो कि उसके मॉनिटर्स करने हैं वाइटल साइंस, जैसे बीपी है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, पल्स रेट है, ये सारा का सारा। नेक्स्ट थर्ड है इनिशिएट डेब्रिटमेंट ऑफ एनी न्यूरोटिक टिश्यू बिकॉज नेक्रोटिक टिश्यू और नेक्रोटिक टिश्यू हार्बर्स इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म कैन डिले हीलिंग्स। यानी कि आपको चेक करना है कि अगर पेशेंट के मान लो कि डेब्रिज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं आसपास के, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि हाँ वास्तव में हो सकता है उसके कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है अप्लाई एजुकेट ऑब्जॉर्बिंग ड्रेसिंग्स इंक्रीज द फुल थिकनेस ऑफ बाउंड्स। यानी कि आपको उसके ऑइंटमेंट्स वगैरह ऐसी चीज़ लगानी है जिससे क्या है कि वहाँ पर मॉइस्चर कम हो। ड्राई होगा तो है जो घाव होता है, वो बाउंड होता है, वो तुरंत ट्रीट हो जाता है। यूज प्रॉपर श्योर ड्रेसिंग्स विच प्रिवेंट ट्रॉमा टू स्किन व्हेन टेप टू रिमूव, टेप इज रिमूव। अभी एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की थी, और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक्स था वो अपने उसका इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन के ये अंदर यही था कि जो प्रेशर लीजन्स का मतलब है, प्रेशर अल्सर्स का मतलब यही है कि जो स्किन है उसके अंदर बाउंड होने लग जाता है, स्किन फ्रिक्शन होने लगे जाती है। और इसके लिए अपन ने बाद में कहा था कि इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। बाद में इसकी स्टेजेस की बात की थी, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या था, अल्सर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉन ब्लेंचिंग इरिथमा ऑफ इंटेक्ट स्किन्स। यानी कि इसके ऊपर स्किन पर कोई मामूली थोड़ी बहुत रेडनेस होती है वो दिखाई देती है, और ये स्टेज सेकंड के अंदर है डर्मिस और एपिडर्मिस को पार कर जाती है, एक्सटेंडिंग हो जाती है, वहाँ तक फैले जाती है। और थर्ड के अंदर इसमें फुल थिकनेस हो जाती है और स्किन है वो लॉस होने लग जाता है। और स्टेज फोर्थ के अंदर बात की थी कि ये है वो मसल्स, बोन और अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर को टच करने लगे जाती है। और अब इसके अंदर बात की थी अपन ने क्या, नर्सिंग केयर प्लान्स की, और नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अपन ने कहा था कि फर्स्ट था इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फिजिकल इमोबिलिटी, यानी कि फिजिकल इमोबिलिटी के अनुसार इसमें चेंजेस होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होनी चाहिए
कि स्किन है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जाए और टिश्यू ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जाए। इंटरवेंशन के अंदर बात की थी, तो इंटरवेंशन के अंदर अपन ने यही कहा था कि असेस एंड मॉनिटर प्रेशर्स एरिया बाय द मेजरिंग लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, और ये सारा का सारा आपको चेक करना है। इसके अलावा एलिवेट द हेड और बेड इन द कंफर्ट एंड टर्न ऑफ द पेशेंट एवरी 2 आवर्स, यानी प्रत्येक 2 घंटे के बाद में उसकी पोजीशन को आपको चेंज करना है और चेंज करके आपको उसकी कंडीशन के अनुसार बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन कि इसके अंदर पेशेंट स्किन क्लीन एंड ड्राई रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पहले पिलो बिटवीन द प्रेशर एरियाज के है जहाँ पर दोनों साइड से उसके पिलो लगा दो ताकि फ्रिक्शंस ना हो, उस पर प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा टीच द एक्टिव एंड परफॉर्मेंस पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की जाए एक्सट्रीमली एवरी 4 आवर्स के टू प्रमोट मूवमेंट्स एंड डिक्रीज द कंटेंट प्रेशर्स। नर्सिंग डायग्नोस सेकेंड था, उसमें था अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। अगर मान लो कि क्या होता है कि अल्टर्ड न्यूट्रिशन में लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट से कम अगर अपने को न्यूट्रिशन मिलता है तो उसकी वजह से बाउंड हीलिंग से वो कम होती है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रायोरिटीज़ इसके अंदर यही होगी कि मेंटेन द वेट और प्रोमोट द वेट एंड पेशेंट के अकॉर्डिंग एज और हाइट के। इसके अंदर इंटरवेंशन यही था कि डेली वेट को मेंटेन करें, असिस्ट द फूड कंडीशंस और चेविंग है, स्लोबिंग्स है, वो कंडीशन कैसी है वो चेक करें। इसके अलावा इंश्योर द पेशेंट्स ईट फ्रीक्वेंटली और स्मॉल मील्स, यानी कि भोजन थोड़े समय के बाद में खाए और थोड़ा खाए। एजुकेट द पेशेंट हाई प्रोटीन्स हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स सच एज एग है, मीट है, पोटैटोज है, पास्ता है, ये सारी की सारी चीज़ें वो अगर खाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर सुधार हो सकता है जल्दी। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेशर अल्सर, यानी कि प्रेशर अल्सर के कारण जो पेन होता है उसके लिए नर्सिंग प्रायोरिटी यही रहती है कि अपनी कंट्रोल पेन एंड प्रमोट द पेशेंट कंफर्ट्स। और अब इंटरवेंशन की बात करें तो इनके अंदर इंटरवेंशन यही है, फर्स्ट यही है कि असेस द साइन और सिम्टम्स ऑफ पेन सच है, जैसे फेशियल ग्रेमिंग है, हार्ट रेट्स है, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है जब भी व्यक्ति के पेन होता है। इंकरेज द पेशेंट टू शेड्यूल रेस्ट पीरियड्स बिकॉज फटीग डिक्रीज पेन टॉलरेंस एंड मैनी एक्चुअली इंक्रीज द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ पेन्स, यानी कि पेशेंट्स को अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहेंगे जिससे पेन है वो रिलीव हो जाएगा। और पेशेंट की जो अल्सर की पोजीशन है, पेशेंट के जो प्रेशर अल्सर है उसकी पोजीशन है वो अपने को 2 घंटे के बाद में चेंज करनी है। अब बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर 4th नंबर था, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। और इनके अंदर भी इंटरवेंशन यही था कि फर्स्ट तो अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट की जो वाउंड है वहाँ पर जो सराउंडिंग क्षेत्र है उसके बारे में कि कहीं इंक्रीज स्वेलिंग्स वगैरह नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही, कहीं हार्डनेस नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ता है। इसके अलावा मॉनिटर करने एंड डॉक्यूमेंट एवरी 4 आवर्स में चेक करने, इसके साथ साथ में उसके वाइटल साइंस भी लेने हैं प्रत्येक 4 घंटे के बाद में। और अगर अपन उसका ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उनसे पहले अपने को हाथ धोना चाहिए और ड्रेसिंग करने के बाद में भी लगातार हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, जिससे क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था अपना टॉपिक क्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में जो पहली प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बताया प्रेशर अल्सर था। ऐसी कई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, उनके इंटरवेंशन भी इसी तरह से होंगे। अब मैं आगे जैसे मान लो कि इसकी अगर कॉमन की, इसके अलावा जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है उसकी होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसकी भी इसी तरह से नर्सिंग केयर प्लान्स बनाने हैं और उनकी डिजीज़ बतानी है। मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको बता देता हूं कि क्या क्या होता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है इज़ कोज्ड बाय द डिसरप्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सेकेंडरी टू डिक्रीज ब्लड
पेलेंटिस, यानी कि मान लो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ होती है तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एनसीपी बनाने और एनसीपी